नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजधानी देहरादून में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के जरिए इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें 7 राज्यों के मंत्री भी शामिल हो रहे हैं कि किस तरह से सामाजिक न्याय के क्षेत्र में काम किया जा सकता है, उस पर विचार मंथन भी किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में कहा कि आज समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए काम करने की जरूरत है। उस नजरिए से सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय कई तरह की स्कीम को चला रहा है, जो कि आम लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रही हैं। 2 दिनों तक अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री रामदास अठवाले का कहना है कि इस तरह के चिंतन शिविर से योजनाओं के बारे में फीडबैक मिलता है, सरकार बेहतर तरीके से काम करती है। इनका सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो मंत्रालय हमारा है, जो मंत्रालय शेड्यूल कास्ट, डीएनटी, ओबीसी, सीनियर सिटीजन, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर, अनाथ, सफाई मजदूर ऐसे लोगों का ख्याल रखता है, तो माननीय पुष्कर सिंह धामी साहब ने, मुख्यमंत्री जी ने चिंतन शिविर का उद्घाटन किया है और 2 दिन तक मतलब ये चिंतन शिविर चलेगा और अनेक विषयों पर चर्चा होगी। सामाजिक न्याय देने के लिए जो दलित अत्याचार है, स्कॉलरशिप का विषय है। सीएम धामी ने विकास योजनाएं परखने और उन पर चल रहे काम का फीडबैक लेने के लिए भी प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों की बैठक ली है। साथ ही सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं कि सभी जिलाधिकारी अपने जिलों में पब्लिक सर्विस डिलीवरी, सड़कों को गड्ढा मुक्त करने, पेयजल आपूर्ति बनाए रखने और वन अग्नि पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विशेष ध्यान दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ नियमित अभियान चलाया जाए, जिलों में खाद्य पदार्थों की नियमित सैंपलिंग की जाए, बारिश से पहले रिवर ड्रेनेज और साथ ही ड्रेनेज सिस्टम और साथ ही नालों की सफाई का कार्य पूरा किया जाए। जन शिकायतों का जल्द समाधान हो, इसके लिए नियमित जनता दरबार, तहसील दिवस, बीडीसी बैठकों का आयोजन किया जाए और ब्लॉक स्तर तक नियमित बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाए। आपको बताते चलें कि सीएम धामी ने जिलाधिकारियों के साथ में बैठक आयोजित की है और बैठक में सीएम धामी ने तमाम तरह के दिशा निर्देश भी दिए हैं। दरअसल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक ली गई। इस दौरान सीएम धामी ने तमाम तरह के अभियान चलाने की बात कही। सीएम धामी ने जिलाधिकारियों की बैठक ली और सभी को गौर से सुना और तमाम तरह के निर्देश भी बैठक में सीएम धामी ने दिए हैं। बीजेपी के 46वें स्थापना दिवस को थराली में धूमधाम से मनाया गया है। बीजेपी कार्यालय में भी थराली विधायक भूपाल राम टमटा की मौजूदगी में पार्टी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित किया है। साथ ही विधायक भूपाल राम टमटा ने बीजेपी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को स्मरण करते हुए बीजेपी के 45 सालों के सफर को ऐतिहासिक बताया है। विधायक टमटा ने कहा कि इन 45 सालों में बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी है। सबसे पहले आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और मैं समझने की 1980 में इसकी स्थापना की गई थी और आज हम सब लोग पूरे देशवासी भारतीय जनता पार्टी परिवार के सभी लोग बड़े हर्षोल्लास से 6 अप्रैल को पार्टी स्थापना दिवस को मना रहे हैं और इसी निमित्त हमारे विधानसभा में भी सभी मंडलों में आज पार्टी स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं। हल्द्वानी में चौराहे और सड़क चौड़ीकरण को लेकर एक बार फिर से मंगल पड़ाव से स्टेडियम तक अपर जिलाधिकारी विवेक राय के नेतृत्व में सड़क के दोनों तरफ 12 मीटर की नपाई की गई है। प्रशासन का ये कहना है कि पूर्व में सड़क चौड़ीकरण को लेकर 12 मीटर दोनों तरफ से तोड़े जाने का निर्णय हुआ था। इसके बाद अब ये देखा जा रहा है कि किन भवन स्वामियों ने 12 मीटर तक अतिक्रमण तोड़ दिया है या किन लोगों ने नहीं तोड़ा है। अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने बताया कि सभी भवन
स्वामियों को बताया जा रहा है कि उन्हें कब तक अतिक्रमण पूरी तरीके से हटा देना है, ताकि सड़क चौड़ीकरण का कार्य पूरा किया जा सके, और उसी हिसाब से सबको समय भी दिया जा रहा है। सड़क चौड़ीकरण को लेकर नपाई की जा रही है और दोबारा से जो नाप तोल है वो भी किया जा रहा है। दरअसल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हल्द्वानी से हैं, जहां पर डीएम ने तमाम तरह के दिशा निर्देश दिए हैं। सड़क चौड़ीकरण को लेकर नपाई भी की जा रही है, ताकि जो भी समस्याएं अभी तक यहां पर देखने को मिल रही थी वो भी ना हो, और अपर डीएम के नेतृत्व में ये कार्रवाई देखने को मिली है। सड़क चौड़ीकरण को लेकर नपाई भी की जा रही है। सरस मार्केट से आगे अभी जहां हम खड़े हैं, यहाँ तक हम लोग टीम के रूप में निरीक्षण कर रहे हैं। हमारे एसडीएम साहब हैं, नगर आयुक्त हैं और पीडब्ल्यूडी से और बिजली विभाग से पूरी टीम है। हम लोग ये देख रहे हैं कि जिस तरीके का निर्णय हुआ था 12 मीटर तोड़ने का, उसमें किन लोगों ने तोड़ दिया है, किन्होंने नहीं शुरू किया है। हरिद्वार के इब्राहिमपुर में फैक्ट्री में आग लग गई है, जिसमें 2 लोगों की जलकर मौत भी हो गई है। घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने दोनों के शव बरामद कर लिए हैं। मृतकों की पहचान फैक्ट्री के मालिक महेश अग्रवाल, कर्मचारी संजय के रूप में हुई है, और इसके अलावा एक कर्मचारी झुलसकर घायल भी हो गया है। एसएसपी प्रमेन सिंह ढुबाल ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौके का मुआयना भी किया है। आपको बताते चले कि मामले की जांच लगातार जारी है। 2 की मौत हो गई है, एक गंभीर रूप से घायल है, जिसका उपचार भी अस्पताल में जारी है। और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। फैक्ट्री में भीषण आग लगने का ये मामला सामने आया, जहां पर 2 की मौत हो गई है और एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। ये पूरा मामला हरिद्वार से सामने आया। और इस क्रम में एक व्यक्ति जो घायल था उसको तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया। 2 अन्य व्यक्ति जिनकी लगातार हम लोग तलाश कर रहे थे, और दोनों की ही डेड बॉडी यहाँ पर मिली है। उसके आगे की जो प्रक्रिया है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। साथ में इसके कारण, किस कारण से आग लगी है और क्या इनके द्वारा जो एसओपी है, हाईली इन्फ्लेमेबल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डील करने की, क्या वो फॉलो की गई थी या नहीं की गई थी, इसके भी कारणों की जांच हम लोग कर रहे हैं। एक जो मृतक है जिनका नाम महेश अग्रवाल, जो इसके ओनर भी हैं, उनके रूप में हुई है, और उनके साथ में जो दूसरे मृतक हैं उनकी पहचान जो यहीं पर काम कर रहे थे संजय के रूप में हुई है। खबर देहरादून से है, जहां पर सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग की ओर से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बावजूद इसके तमाम लोग नियमों की अनदेखी करते हैं। इससे दुर्घटनाएं भी बढ़ जाती हैं, और ऐसे में अब परिवहन विभाग नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। नियमों की अनदेखी करने वाले, ओवर स्पीड और अब परिवहन विभाग में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट न लगने पर सख्त कदम उठाया जा रहा। आरटीओ अधिकारी शैलेश तिवारी ने बताया कि 2011 से उत्तराखंड में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाई जा रही है। यह एक एडवांस तकनीक है जो कि वाहन के आगे और पीछे लगे होते हैं, लेकिन कुछ वाहन स्वामी इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चलें कि सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। उत्तराखंड में 2011 से ही नई गाड़ियों में एचएसआरपी लगाया जा रहा है। तो देखेंगे जो भी नई गाड़ियां अब आ रही हैं सब में एचएसआरपी लगे होते हैं, और एचएसआरपी लगने के बाद ही उनको आरसी जारी की जाती है। एचएसआरपी बेसिकली एक एडवांस फॉर्म ऑफ नंबर प्लेट होता है जो आगे पीछे लगा होता है। साथ ही जो आगे का जो ड्राइवर का स्क्रीन होता है, जो शीशा होता है, उसमें एक स्टिकर भी लगा होता है जिसमें गाड़ी के डिटेल होते हैं। ये जो नंबर प्लेट हैं सिक्योरिटी फीचर से साथ होते हैं, और इन पे छेड़छाड़ करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम लोगों ने अभी बीच में देखा कि कई लोग बगैर एचएसआरपी भी गाड़ी चला रहे हैं। हाँ, एक चीज और भी बता दूं मैं, जो पुरानी गाड़ियां हैं उनके लिए भी एचएसआरपी लगाना जरूरी है। तो एचएसआरपी लगाइए आप,
तभी वाहन का संचालन किए। पौड़ी जिले के पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह के द्वारा लक्ष्मण झूला क्षेत्र में गंगा तटों पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और साथ ही सुरक्षित गंगा घाटों पर यात्रियों और पर्यटकों को स्नान, ध्यान और साथ ही आवाजाही सुनिश्चित करवाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में थानाध्यक्ष लक्ष्मण झूला संतोष पैटवाल को भी निर्देशित किया गया था, जिसके तहत थानाध्यक्ष लक्ष्मण झूला द्वारा जल पुलिस के साथ चौकी राम झूला की ओर से लक्ष्मण झूला क्षेत्र में 2 अलग अलग टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीम अभियान चलाकर लगातार गंगा तटों पर भ्रमणशील रहकर स्नान ध्यान हेतु प्रतिबंधित घाटों पर यात्रियों को और पर्यटकों को हेलर के माध्यम से आगाह कर ऐसे तटों की आवाजाही करने की अपील करी है। आपको बताते चले कि दुर्घटनाओं का अलर्ट भी जारी किया गया, जिस दौरान आवाजाही न करने की अपील की जा रही है। जनपद में त्योहार के सीज़न में और समर्स के सीजन्स में बहुत सारे हमारे टूरिस्ट हैं जो बाहर से आते हैं, कई गंगा घाट में जाते हैं और अलकनंदा के किनारे श्रीनगर में जाते हैं। तो इन सभी जगहों पे एक तो हमारी जो जल पुलिस की टीम्स होती हैं उनका डिप्लॉयमेंट करवाया गया है और एसडीआरएफ की टीम्स भी हमारी रहती हैं। अगर इन केस कोई घटना हो जाती है तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन को किया जा सके। इसके अलावा प्रिवेंशन में हम लोग जितने भी घाट होते हैं वहाँ पे एक तो पेंटिंग्स के माध्यम से या वहाँ पे बैनर्स लगवा के हम लोग लोगों से अपील करते हैं और जो जहाँ पे ज़्यादा भीड़ आती है वहाँ पे हम लोग पीए सिस्टम भी एक्टिवली अभी हम लोग अनाउंसमेंट्स करवाते हैं कि कोई भी गंगा किनारे ना जाए और कोई भी नहाने के लिए ना जाए, ताकि किसी भी प्रकार की कोई घटना से हम लोग जनता को बचा पाएँ। दिनेशपुर थाना क्षेत्र का अंतर्गत 9वीं के अवसर पर नई पुलिस चौकी का उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस ने पूजा पाठ हवन करके लोकार्पण किया है। साथ ही दिनेशपुर थाना क्षेत्र में अधिक जनसंख्या होने के कारण आए दिन अपराधियों की संख्या बढ़ रही है। इसको कम करने के लिए जयनगर नंबर 4 में नया पुलिस चौकी का लोकार्पण किया गया है और अपर पुलिस अधीक्षक निहारिका तोमर ने बताया कि पुलिस चौकी खुलने में अपराधियों की संख्या कम होगी और लोगों का सुनवाई भी जल्द होगी। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जयनगर में आज चौकी का उद्घाटन हुआ और चौकी खुली। ये काफ़ी टाइम से हम लोग परेशान थे। ये मैंने जो हमारे पूर्व में टीसी थे मंजूनाथ जी, उनसे भी मैंने 2 बार उन्हें भी बताया था और एप्लीकेशन भी दी थी और यही बात हमने अपने सांसद जी से भी मैं अभी कुछ टाइम पहले मिली थी। हमने चौकी के लिए उनसे भी बात की थी और मैं मंजूनाथ जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ और हमारे दिनेशपुर के जो एसओ हैं सर रावत नंदन सिंह रावत जी, इनका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ कि हमारे यहाँ पे चौकी खुली और महिलाएं हम लोग रात में भी 10 बजे 11 बजे इधर से जाती हैं, निर्भीक होकर हम लोग यहाँ वहाँ जा सकें। हमारे थाना दिनेशपुर का जो एरिया है इसमें लगातार आबादी बढ़ती जा रही है, उसी के साथ साथ जो भी जनमानस की समस्याएं हैं वो भी बढ़ती रहती हैं। तो उसी के दृष्टिगत हमारा जो थाना दिनेशपुर की पूरी टीम है थाना अध्यक्ष के अंडर और एसएसपी सर के निर्देशन में हमारे द्वारा एक रिपोर्टिंग आउटपोस्ट यहाँ जयनगर में आज खोला गया है जिसका उद्घाटन था। इससे हमारी एक ही कोशिश रहेगी कि हम लोगों के जितने पास जा पाए और उनकी समस्याओं को जितने अच्छे से सुन पाए और जो भी बढ़ते अपराध है उन पर अंकुश लगा पाए। इसी तरह हमारी आगे भी पहल जारी रहेगी। स्कूटी में पुलिस का सायरन लगाकर सिंघम एक्शन दिखा रहे युवक को पकड़कर पुलिस ने उसकी हेगड़ी निकाल दी है। एम्स चौकी प्रभारी निखिलेश बिस्ट ने भी पुलिस का सायरन लगी स्कूटी को कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। स्कूटी चालक को भविष्य में दोबारा ऐसा नहीं कर देने की हिदायत देकर छोड़ दिया है। 4 व्हीलर के साथ में अब 2 व्हीलर में भी लोग नियमों का उल्लंघन करते हुए सायरन बजा रहे हैं। साथ ही शहर में एक सायरन बजाती हुई स्कूटी लगातार लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ये स्कूटी एम्स के निकट पुलिस ने सायरन बजाते हुए रंगे हाथ पकड़े हैं। साथ ही पुलिस ने स्कूटी को कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। सायरन बजने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने का प्लान बना लिया गया है। पूछताछ करने पर स्कूटी चलाने वाला युवक सायरन लगाने के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे सका है। आपको बताते चलें कि पुलिस ने सायरन बजाते हुए रंगे हाथों पकड़ा है
और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में भी जुटी हुई है। पूरा मामला ऋषिकेश से सामने आया है, जहां पर सायरन लगी स्कूटी पुलिस ने अब सीज कर दी है। और वहीं आपको बताते चले कि परिवहन विभाग भी तमाम तरह के दिशा निर्देश दे चुका है, लेकिन कुछ युवक जो हैं वो नियमों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं। इस दौरान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्कूटी को सीज किया, सायरन को हटाया और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि पूरे मामले की जांच पड़ताल लगातार जारी है। ऋषिकेश में बह रहे नाले की गंदगी को गंगा में जाने से रोकने के लिए प्रशासन अभी हरकत में नहीं आया है, लेकिन गंगा प्रेमियों ने गंदगी को गंगा में जाने से रोकने के लिए अपने स्तर से प्रयास शुरू किए हैं। स्थानीय लोगों ने मिलकर खुद नाले से आ रही गंदगी को एकत्रित कर बाहर निकाला है और वहीं स्थानीय निवासी राघव झा की भी इस मुहिम को सपोर्ट देने के लिए पार्षद सुरेंद्र नेगी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी गंदगी को साफ करने का काम किया। सफाई अभियान चलाने के बाद सभी गंगा प्रेमी मिलकर यात्रा पंजीकरण कार्यालय परिसर पहुंचे। यहां उन्होंने गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे से मुलाकात की। नाले से गंगा में जा रही गंदगी को रोकने के लिए अपना मांग पत्र कमिश्नर को सौंपा है। कमिश्नर ने जनपद टिहरी और जनपद देहरादून के डीएम को मामले से अवगत कराते हुए शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आपको बताते चलें कि गंदगी को रोकने के लिए तमाम तरह के सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं और इस दौरान भी आपको बताते चले कि तमाम तरह का कूड़ा करकट जो है वो नालों में फेंका जा रहा है। गढ़वाल कमिश्नर ने से भी मुलाकात इस पूरे मामले की की गई है। पूरा मामला ऋषिकेश से है, जहां पर बह रहे नाले की सफाई अभियान भी अब तेज है। पंजीकरण कार्यालय भी गंगा प्रेमी पहुंचे थे और इस दौरान शिकायत भी की थी और अब इस नाले की सफाई अभियान को शुरू किया गया है। पंजीकरण कार्यालय पहुंचे थे गंगा प्रेमी, इस दौरान ये कार्रवाई देखने को मिली है। खबर जसपुर से है, जहां पर एक पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई है। जानकारी के अनुसार आपको बताते चलें कि कुंडा थाना क्षेत्र के शिवराजपुर पट्टी चौकी के पास में बाइक सवार को बचाने की कोशिश में पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई है। गाड़ी में बच्चों के साथ करीब 10 लोग घायल हो गए हैं। घटना में घायल लोगों को जसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। पुलिस प्रशासन ने जसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर घायलों का हालचाल भी जाना है। आपको बताते चलें कि पूरा मामला जसपुर से सामने आया है, जहां पर अनियंत्रित होकर पिकअप पलटी है और हादसे में 10 लोग घायल हो गए हैं और अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। गए थे, नहाने के लिए गए थे, पूरा परिवार गए थे। हम बांसखेड़े से रहने वाले हैं। हम उधर से आ रहे थे तो क्या हमारी बाइक गाड़ी का ज़्यादा इतनी स्पीड नहीं थी, लगभग 50 से 60 के बीच में थी। एक बाइक वाला था, वो सर्विस लाइन पे चल रहा था। अचानक उसने ना सेकेंड लाइन में बाइक को टर्न कर दिया। उसको बचाने के चक्कर में हमारी गाड़ी का डिसबैलेंस हो गया। दुर्घटना का जो मामला है शिवराजपुर पट्टी चौकी है, वहां पे टोल के पास हुआ है और NH 74 वाली गाड़ी और 108 मतलब पेशेंट, लगभग 10 पेशेंट हैं जो लेके आई हैं। सबका लगभग प्राथमिक उपचार कर दिया गया है। 3 इनमें से हमने रेफर किए हैं, जिनको फ्रैक्चर हम नोट कर रहे हैं। एक को हैंड में फ्रैक्चर है और 2 को शोल्डर में मतलब सस्पेक्ट कर रहे हैं, जिसको पेन और स्वेलिंग की वो कंप्लेन बता रहे हैं। 30 अप्रैल से प्रदेश में चारधाम की यात्रा शुरू होने जा रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार तैयारियां भी की जा रही हैं। चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, इसको लेकर लगातार बैठकें भी की जा रही हैं। सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करने की तैयारी भी की जा रही है। चारधाम यात्रा मार्गों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि प्रदेश में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो। चारधाम यात्रा के लिए इस बार हमने जो तैयारियां हैं वो पिछली 2024 की चारधाम यात्रा का जैसे ही समापन हुआ था, उसके बाद तत्काल रूप से हमने इसकी तैयारियों की समीक्षा बैठकें प्रारंभ कर दी थी और पिछले सालों के जो अनुभव रहे हैं, जहां भी सुधार की आवश्यकता रही है वहां हमने
सुधार के लिए कहा है और मैं स्वयं नियमित रूप से इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन लगातार बढ़ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी आसान किया है। हमारा प्रयास होगा कि राज्य के अंदर आने वाले, चार धामों के दर्शन करने वाले सभी तीर्थयात्री श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, उनकी सुरक्षा का भी प्रबंध किया गया है। देश भर में बड़ी धूमधाम से रामनवमी मनाई जा रही है और बीजेपी की ओर से भी जगह जगह कई कार्यक्रम आयोजित भी किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ के पाखू की मां कोकिला कोटगाड़ी मंदिर में आयोजित अखंड रामायण पाठ में मौजूद श्रद्धालुओं को मुख्यमंत्री आवास से वर्चुअली संबोधित किया। प्रदेशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने प्रभु श्री राम से समस्त उत्तराखंड वासियों के सुख एवं समृद्धि की भी कामना की है। खबर पौड़ी से है, जहां पर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया है और आपको बताते चले कि मुख्यालय पौड़ी में भी स्थापना दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी की स्थापना दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाया। पार्टी कार्यालय में बीजेपी जिला अध्यक्ष कमल किशोर रावत और विधायक राजकुमार पोरी ने भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया। बीजेपी के स्थापना दिवस पर भारतीय राजनीति में पार्टी की बढ़ती ताकत और सफलता की कहानी को दर्शाती प्रदर्शनी लगाई गई है। जैसे कि आप जानते हैं कि 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक यात्रा का प्रारंभ हुआ। हमारे इस दल की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इससे पहले राष्ट्राध्यक्ष बने और 1980 से प्रारंभ ये यात्रा आज 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और तीसरी बार हम देश में मोदी जी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाने का काम कर रही है। हम लोगों के लिए बहुत ही गौरव की बात है और सबसे बड़ी गौरव की बात यह है कि इन वर्षों में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी है और हमें गर्व की अनुभूति होती है कि हम विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के निजी विद्यालयों पर मनमानी फीस वृद्धि और किसी खास दुकान से किताबें खरीदने के दबाव बनाने के आरोप लगते रहे हैं, जिसे लेकर शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस तरह की शिकायतों को दर्ज किया है। उन पर कार्रवाई के लिए शिक्षा निर्देशक डॉक्टर मुकुल कुमार सती को टोल फ्री नंबर भी जारी करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नियम ये है कि कोई भी निजी विद्यालय 3 साल तक फीस नहीं बढ़ा सकता है। इसके बाद भी यदि मनमानी फीस, किताब, स्कूल ड्रेस आदि की शिकायतें हैं तो विभाग इन पर कार्रवाई करेगा। देखिए, मैंने पहले कहा है कि जितने भी निजी स्कूलों की अगर किसी को कोई शिकायत है या लगता है कि वो अपने हिसाब से फीस ले रहे हैं तो हमने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि अभी तक काफी लोगों ने इस टोल फ्री नंबर पे अपनी शिकायतें भी की हैं और आपने देखा होगा कि जिला प्रशासन ने भी काफी जगह जो है संबंधित स्कूलों को बुलाया है और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि कहीं भी किसी भी गार्जियन को अगर कोई शिकायत है तो हमारे टोल फ्री नंबर पे अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हमारे सीओ के सामने भी कर सकते हैं, जिला प्रशासन के सामने भी कर सकते हैं। खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।